जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हिमांशु एआरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, जो कि आपके सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। उसका एग्जाम लगेगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, दैट इज न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के साथ में लगेगा। ठीक है, तो ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में अपन इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री अपन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो कि सब ये बायोकेमिस्ट्री है क्या, इसकी अगर अपन बात करें बायोकेमिस्ट्री, इस शब्द को तोड़ देते हैं। तोड़ दे क्या इसको? इसको तोड़ दो। बायो बायो की अगर अपन बात करें तो किसकी अपन बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। बायो की अगर बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। और केमिस्ट्री मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की अगर बात करें, कोई इश्क मोहब्बत वाली केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो जो अपन पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं? वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। फिर अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रख सकते हो एमसीक्यू पर्पज से कि फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन थे भाई? फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो हु इज फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री? फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज मिस्टर कार्ल न्यूबर्ग। कार्ल न्यूबर्ग, क्योंकि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री टर्म को कोइन किया था। ध्यान रखना, ही कोइंड बायोकेमिस्ट्री टर्म। बायोकेमिस्ट्री, ही कोइंड बायोकेमिस्ट्री टर्म। तो जो बायोकेमिस्ट्री है उसको, उस टर्म को जिसने खोजा था, दैट इज कार्ल न्यूबर्ग। और इनकी अगर अपन बात करें कब ये कार्यक्रम हुआ था, दैट इज 1903 के अंदर ये कार्यक्रम आपको देखने को मिला था। तो फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कौन हो गए साहब? कार्ल न्यूबर्ग साहब हो गए। कार्ल न्यूबर्ग 1903 के अंदर उन्होंने डिस्कवरी करी थी। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? केमिकल रिएक्शंस जो आपको देखने को मिल रही है कंप्लीट बॉडी में, वो कैसी भी केमिकल रिएक्शंस हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस आपको देखने को मिलती है वो सारी की सारी किसमें पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो एक बार इसको अपन डिफाइन कर देते हैं, इसकी डेफिनेशन अपन लिख देते हैं। इसकी क्या कर देते हैं? डेफिनेशन अपन लिख देते हैं कि क्या इसकी डेफिनेशन होगी। तो डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, is the branch of science that deals with that deals with that deals with that deals with study of chemical reaction, chemical reaction that occurs in living cells, that occur in living cells, comma organs, organ, comma organ system, और यू सिंपली यू कैन से दैट इज बॉडी, कंप्लीट बॉडी। तो भाई साहब सिंपल क्या बात होगी, एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज डीलिंग विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की स्टडी से क्या कर रही है? डील कर रही है। और किसमें? भले ही लिविंग सेल्स की बात कर दो, ऑर्गन की बात कर दो, ऑर्गन सिस्टम की बात कर दो, या फिर बॉडी की बात कर दो, कंप्लीट बॉडी की। इस पूरी कंप्लीट बॉडी में भले ही सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गन हो, कुछ भी हो, इसके अंदर जो भी बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिल रही हैं, ठीक है, वो सारी की सारी अपन किस में पढ़ते हैं? एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, उसको अपन बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उस बायोकेमिस्ट्री के अंदर ये चीज अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को एक नाम से और जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। तो ये ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और इस बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या करते हैं? दैट इज स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, study of chemical reaction within within living within living within living organism or organisms related to living organism। ठीक है,
तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन की स्टडी जो अपन कर रहे हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, या लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो रिलेट करता है उनकी अगर अपन बात करें, उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस अपन पढ़ते हैं, तो इसी को बायोलॉजिकल केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री के नाम से अपन जानते हैं। अब इस बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन किस किस की स्टडी करते हैं, अगर अपन बात करें नॉर्मल क्या क्या पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ फॉलोइंग, इनकी स्टडी है। अगर पहला पॉइंट इसके अंदर अपन ध्यान रखेंगे क्या, फर्स्ट पॉइंट दैट इज द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी, कि केमिकल संरचना क्या है बॉडी की, कि किस किस के द्वारा ये बनी हुई है बॉडी, ठीक है। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी जो है वो किसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो सेकंड पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखेंगे, दैट इज केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस अकरिंग इन बॉडी, केमिकल चेंजेस अकरिंग इन बॉडी, ऐसे केमिकल चेंजेस जो बॉडी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, केमिकल चेंजेस अकरिंग इन बॉडी, इन बॉडी ड्यूरिंग 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 डाइजेशन अपन ले सकते हैं, डाइजेशन के टाइम पर, एब्जॉर्प्शन के टाइम पर, ड्यूरिंग डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और अगर अपन बात करें इसके अंदर लिख सकते हैं अपन नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, नेक्स्ट अगर बात करें एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सरसाइज अपन लिख सकते हैं। तो इनके टाइम पर जो भी केमिकल चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिल रहे हैं वो सब किसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी थर्ड पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, और क्या पॉइंट अपन क्या स्टडी करेंगे, इसके अंदर अपन स्टडी करेंगे केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म, केमिकल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग ड्यूरिंग ग्रोथ, ग्रोथ मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ के टाइम पर, मल्टीप्लीकेशन के टाइम पर, एंड जस्ट रिमेंबर डेवलपमेंट, एंड जस्ट रिमेंबर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के टाइम पर। तो जो भी केमिकल चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो सारे के सारे किसमें अपन पढ़ते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे चीजें हैं, ये सारी की सारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ते हैं। ठीक बात है क्या इतनी? तो ये कुछ पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे हैं, ये सारे पॉइंट अपन इसके अंदर कवर कर सकते हैं। तो सिंपल बात ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शंस की अपन स्टडी कर रहे हैं, बॉडी के अंदर क्या केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनकी अपन स्टडी कर रहे हैं। कैसी भी केमिकल रिएक्शंस हो सकती है, कि आपने खाना खाया, खाना जो है वो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल था, कैसे स्मॉल पार्टिकल में टूटा, फिर उससे एंजाइम्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल्स का एंजाइम क्या कर रहे हैं, कैसे मेटाबोलाइज हो रहा है वो खाना, और उसकी अगर अपन बात करें फिर कैसे एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो रहा है। ये सारे पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं किसमें पढ़ते हैं, ये बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो अपन पढ़ते हैं दैट इज इंट्रोडक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंस। अब ये इंट्रोडक्शन के बाद अपन चलते हैं इंपॉर्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेस। नर्सेस के लिए या नर्सिंग डिपार्टमेंट में भाई साहब बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो इंपॉर्टेंस अपन पढ़ लेते हैं एक बार, कई बार शॉर्ट के अंदर आ जाते हैं कि बताओ इंपॉर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की। इंपॉर्टेंस की अपन बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस को अलग अलग पॉइंट के अंदर अपन पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंस होती है, अपन कुछ इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। पहली इंपॉर्टेंस जो पढ़ेंगे दैट इज द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, एक एक को मैं डिस्क्राइब करूंगा। दैट इज द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, और सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेकंड इंपॉर्टेंस इज पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट इसके बाद अगर चले थर्ड पॉइंट ध्यान रखना, दैट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आप लोगों को देखने को मिलती है, उस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में भी क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें हार्मोनल, नेक्स्ट अगर बात करें हार्मोनल इंपॉर्टेंस, तो हार्मोन्स वगैरह ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं इनकी नॉर्मल वैल्यूज वगैरह के बारे में पता करने में बायोकेमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट रोल रहता है।
और अगर अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो यू कैन लर्न LFT। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो LFT के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें 6 पॉइंट के, ध्यान रख सकते हो, दैट इज RFT का मतलब रीनल फंक्शन टेस्ट, दैट इज रीनल फंक्शन टेस्ट, ये ध्यान रख सकते हो। इसके बाद अगर अपन चलें 7th पॉइंट की अगर अपन बात करें तो आप लोग ध्यान रख सकते हो ब्लड टेस्ट। क्या ध्यान रख सकते हो? ब्लड टेस्ट आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। और अगर अपन और भी अगर डिस्कस करना चाहें तो और अपन पॉइंट इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं अदर इंपॉर्टेंस। क्या? अदर इंपॉर्टेंस। बाकी अगर टेस्ट की बात करें तो एक टेस्ट और होता है जिसको अपन थायराइड फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड फंक्शन टेस्ट भी इसकी इंपॉर्टेंस में अपन पढ़ सकते हैं, वो भी अपन लिख सकते हैं। अच्छा, वैसे तो ये टेस्ट जो है जैसे LFT हो गया, RFT हो गया, थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया, ये एक सेपरेट से यूनिट के अंदर अपन पढ़ते हैं। LFT के बारे में अलग, तो सारी चीज अपन डिफरेंट यूनिट्स के अंदर पढ़ते हैं। एक यूनिट है दैट इज ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, उसमें LFT, RFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ये सब अपन वहां पर पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर अपन सिर्फ बेसिक आइडिया इसका ले रहे हैं, थोड़ा बहुत अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सेज। नर्सेज के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये 7-8 पॉइंट अपन ने यहाँ पर लिखे हैं, इनको अपन कवर अप करते हैं आज के लेक्चर में, ठीक है। पहली जो इंपॉर्टेंस है उसकी अपन बात करें फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है दैट इज द फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें तो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होगा? फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस का मतलब होगा कि फिजियोलॉजी का मतलब नॉर्मल फंक्शन, फिजियोलॉजी का मतलब क्या? फंक्शन। फंक्शन की अपन बात कर रहे हैं, फंक्शन की बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए भी बायोकेमिस्ट्री क्या रहती है? रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। सिंपल बात, ये नॉर्मल कंडीशन है या फिर एबनॉर्मल कंडीशन है, इसका पता अपन करना चाहते हैं। नॉर्मल और एबनॉर्मल पता कैसे कर सकते हैं? इफ यू आर टेकिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, अपन क्या करवा रहे हैं? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे हैं। उन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज के अंदर अगर है तो पर्सन नॉर्मल है, और अगर बढ़ी हुई है या कम है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट क्या है? एबनॉर्मल है। तो वो सारे के सारे पॉइंट फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अपन कवर अप करते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें इस फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में अपन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। किसी पेशेंट में अपन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हैं, या पर्सन में किसी में भी करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें तो सोडियम आयन, किसकी अपन बात करते हैं? सोडियम आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। अब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कितनी कंसंट्रेशन होती है सोडियम आयन की? 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतनी कंसंट्रेशन होती है किसकी? सोडियम आयन की। अच्छा, अगर आप लोगों से एक पूछे कोई कि ये रेंज में ना देख के सिर्फ एक ही पूछे तो जस्ट रिमेंबर 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, अगर एक ही अगर ऑप्शन को टच करना पड़े तो 140, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसको क्या कर देना? टिक कर देना। बाकी 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये रेंज के अंदर आपको देखने को मिलती है। अब सोडियम की कंसंट्रेशन अगर अपन देख रहे हैं तो अगर इस रेंज के अंदर है तो पेशेंट या पर्सन जो है वो नॉर्मल है, ठीक है। कोई पेशेंट आपके पास में आया तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। अब 135 से अगर कम हो जाए, 135 से क्या हो जाए? कम अगर हो जाए तो उस कंडीशन में अपन कंसिडर करते हैं, जो कंडीशन है उसको अपन हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं कि सोडियम आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गई। और 145 से अगर ज्यादा हो जाए, किससे? 145 से अगर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को अपन हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन हाइपरनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। तो नॉर्मल और एबनॉर्मल का पता किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अपन लेना है, दैट इज पोटेशियम। पोटेशियम की अगर अपन बात करें तो पोटेशियम की कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है दैट इज 3.5 टू 5, 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इतनी कंसंट्रेशन पोटेशियम आयन की आपको देखने को मिलती है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन सुन लेना। क्या क्वेश्चन? वैसे तो सोडियम और पोटेशियम ये दोनों क्या इंपॉर्टेंट है, सोडियम भी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों में से भी अगर एक की बात करें तो इन दोनों में से जो एक इंपॉर्टेंट है, अगर अपन बात करें कोई भी पर्सन है उसके डेथ वगैरह के मैटर की अगर अपन बात करें तो ये पोटेशियम है ना, पोटेशियम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि पोटेशियम के अंदर अगर स्मॉल फ्लक्चुएशंस भी आपको देखने को मिलेंगे तो वो पेशेंट के लिए क्रिटिकल हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं वो पोटेशियम की स्मॉल फ्लक्चुएशंस।
small fluctuations of potassium levels, small fluctuations in the patient in the potassium level के अंदर जो small fluctuations देखने को मिलते हैं उनकी अगर बात करें they can produce cardiac dysrhythmias। तो ये कार्डियक अरिथमिया या कार्डियक डिसरिथमिया क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो इन दोनों, ये वैसे तो दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर अपन पेशेंट के लाइफ की अगर बात करें, ठीक है, if we are considering the death and life matter of the patient, तो उस कंडीशन में पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी इसमें फ्लक्चुएशन जो देखने को मिलता है इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर द पेशेंट। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना कि ये जो पोटेशियम आयन है, एमसीक्यू सुन लेना भाई, एमसीक्यू क्या एमसीक्यू है, ये पोटेशियम आयन जो है इसकी अगर अपन बात करें तो पोटेशियम आयन जो होता है इट इज मेजॉरिटी प्रेजेंट इन किसके अंदर, आईसीएफ के अंदर। ये ध्यान रखना, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर जो मेजॉरिटी के अंदर जो प्रेजेंट होगा, मेजॉरिटी के अंदर वो क्या प्रेजेंट होगा, दैट इज पोटेशियम आयन। ये ध्यान रखेंगे कि पोटेशियम आयन जो है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन के अंदर आपको देखने को मिलता है, आईसीएफ के अंदर। आईसीएफ का मतलब सेल के अंदर। और सोडियम की अगर अपन बात करें, सोडियम की अगर बात करें, ध्यान रखना मैक्सिमम या अबेंडेंटली जो प्रेजेंट होगा, अबेंडेंटली, ये कहां पर अबेंडेंटली प्रेजेंट होगा, अबेंडेंटली प्रेजेंट होगा ये ईसीएफ में। कहां पर अबेंडेंटली प्रेजेंट होगा, ये अबेंडेंटली ईसीएफ के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा, क्या, सोडियम आयन। हमेशा ध्यान रखना, जैसे कि एक सेल बनाऊं मैं, क्या बनाऊं, ये सेल बनाऊं, ये सेल बनाए तो इस सेल के अंदर जो हो गया वो आईसीएफ हो गया और बाहर जो हो गया वो क्या हो गया, ईसीएफ हो गया। ठीक है, और हमेशा सेल के बाहर, और जैसे ब्लड की अगर अपन बात करें तो ब्लड, प्लाज्मा या इनकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन कहां पर कंसीडर करते हैं, ईसीएफ के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, सोडियम आयन जो होगा, सोडियम आयन वो हमेशा ईसीएफ के अंदर ज्यादा होगा, और पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम हमेशा कहां पर ज्यादा होगा, आईसीएफ के अंदर ज्यादा होगा। और ये मेंटेन किसके माध्यम से होता है, इसकी अगर अपन बात करें कि मेंटेन किसके माध्यम से होता है, तो मेंटेन की अगर अपन बात करें, एक पंप आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, जितनी भी सेल है बॉडी की, जितनी भी सेल है वहां पर एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मेथड प्रेजेंट होता है। क्या चीज, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। क्या लिख रहा हूं, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन लिख रहा हूं कि यहां पर एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। और ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है तो ये क्या करता है, ये एटीपी को डायरेक्ट कंज्यूम करता है। एटीपी को क्या करता है, ये कंज्यूम करता है। और एटीपी को कंज्यूम करके ये क्या कार्यक्रम करता है, देखना भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना। ये 3 सोडियम को, कितने सोडियम को, 3 सोडियम को ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर डाल देगा, और 2 पोटेशियम को है बाहर से उठा के किसमें डाल देगा, अंदर की तरफ डाल देगा। तो आईसीएफ से 3 सोडियम को तो बाहर फेंक रहा है ये एटीपी को कंज्यूम करने के बाद, और 2 पोटेशियम को ईसीएफ से आईसीएफ के अंदर लेके आ रहा है। ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलता है। अब क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्टर है, एटीपी को कंज्यूम कर रहा है, और 2 पोटेशियम अंदर की तरफ लेके आ रहा है, 3 सोडियम को बाहर की तरफ फेंक रहा है, तो ईसीएफ के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा, आईसीएफ के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा। हमेशा ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो पंप आप लोगों को देखने को मिलता है, इसका नाम क्या है, इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, या सोडियम पोटेशियम अपन पंप बोल सकते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज या सोडियम पोटेशियम पंप, इसके नाम से अपन जान सकते हैं। तो यही रीजन है इसका, तो ये पॉइंट क्या करेंगे, इसके अंदर ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या क्लियर बात है क्या। एक ये वर्ड अपन अपना रहा है दैट इज सीरम। सीरम का क्या मतलब होता है, सीरम की अगर अपन बात करें तो सीरम का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरम। सीरम का मतलब होता है प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा, उस प्लाज्मा में से किसको निकाल दो, क्लोटिंग फैक्टर, बोले तो फिब्रिनोजन को निकाल दो। किसको निकाल दो, फिब्रिनोजन को निकाल दो। तो ये जो बच गया उसको अपन बोलते हैं सीरम। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को निकाल दो तो जो बच गया वो क्या है, सीरम है। क्लियर बात है क्या। फिर बात आती है प्लाज्मा क्या है भाई। प्लाज्मा की अगर अपन बात करें, प्लाज्मा, तो प्लाज्मा किसको अपन बोलते हैं, ध्यानपूर्वक बात सुनना। जो ब्लड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ब्लड, पूरा ब्लड है, उस ब्लड की अगर बात करें उसमें प्लाज्मा भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, प्रोटीन्स भी उसके अंदर, सब कुछ प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, सेल्स भी प्रेजेंट होती है उसके अंदर। तो ब्लड की अगर अपन बात करें, ब्लड के अंदर से अगर अपन सेल्स को निकाल दें, ब्लड के अंदर से किसको निकाल दें, सेल्स को अगर निकाल दें, तो वो जो बचा उसकी अगर बात करें उसको अपन प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। और
सेल्स तो पहले हट गई, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट है, क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है। लेकिन सीरम की बात करें, इस प्लाज्मा में से फिब्रिनोजन को अगर निकाल दोगे तो जो बचा वो क्या बचा, वो बचा सीरम। ठीक है, ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम के बारे में बात कर ली, दो क्वेश्चन मैंने बता दिए कि सोडियम हमेशा ईसीएफ में ज्यादा होगा, पोटेशियम हमेशा आईसीएफ के अंदर ज्यादा होगा। तो हमेशा ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। बाकी इसका मैंने रीजन भी दिया है, दैट इज ड्यू टू द सोडियम पोटेशियम पंप, जो कि कंटिन्यूअसली एक्टिव है और लगभग 30% से 40% एनर्जी आपकी कंटिन्यूअसली ये कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सारी सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, इन दोनों में से जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द पोटेशियम आयन। कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, और कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स की अपन कंसंट्रेशन देखते हैं, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन की अगर बात करें दैट इज कैल्शियम, दैट इज कैल्शियम। कैल्शियम की कंसंट्रेशन की अगर बात करें दैट इज 9 to 11 mg per dl, 9 से 11 mg per dl, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम। ठीक है, ये नॉर्मल कंसंट्रेशन। अगर 9 से किसी में कम आप लोगों को देखने को मिलती है, उस कंडीशन को अपन हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। और अगर 11 से ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं तो उसको हाइपरकैल्सीमिया, किस नाम से, हाइपरकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। क्लियर बात है क्या। ऐसे ही अगर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाए 3.5 से, तो उस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया बोल देंगे। क्या बोल देंगे, हाइपोकैलेमिया। यहाँ पर कैल्सीमिया नहीं है भाई, कैलेमिया है, के आ रहा है इधर, और इधर सी आ रहा है, सी है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, और अगर 5 से अगर ज्यादा हो जाए पोटेशियम कंसंट्रेशन, तो उस कंडीशन के अंदर अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया, ध्यान रखना, के आ रहा है यहाँ पर, सी ए नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, और ध्यान रख सकते हो दैट इज HCO3 माइनस, HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज 22 to 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 22 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। किसकी कंसंट्रेशन है, HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन। नेक्स्ट Cl माइनस की अगर अपन बात करें, Cl माइनस की, तो Cl माइनस की कंसंट्रेशन जो होती है दैट इज 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये आप लोगों को किसकी कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। अगर नॉर्मल रेंज के अंदर कंसंट्रेशन देखने को मिल रही है किसी भी पर्सन के अंदर, तो पर्सन क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट, अगर रेंज के अंदर वेरी कर रही है, मतलब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो पेशेंट एबनॉर्मल है। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक बात है कि नहीं। अच्छा, नॉर्मल कंसंट्रेशन का पता कहां से चला, नॉर्मल कंसंट्रेशन का पता चला बायोकेमिस्ट्री की मदद से। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के अंदर। मान लो बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होती तो क्या नॉर्मल वैल्यू पता चलती का, नॉर्मल वैल्यू पता नहीं चलती। इसीलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर, किसके अंदर, फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में। अच्छा, यहां से मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं आप लोगों को, एक एमसीक्यू, ध्यान रख लेना। क्या एमसीक्यू है, बोर्ड को मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन सुन लेना। वैसे मैंने काफी क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं अभी आप लोगों के सामने, सोडियम और पोटेशियम से रिलेटेड, और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने थोड़े बहुत डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की अगर अपन बात करें, एक क्वेश्चन सुनना ध्यानपूर्वक, बात बोलूं, क्वेश्चन सुनना, एक क्वेश्चन सुनना। मोस्ट अबेंडेंट एनाइन, मोस्ट अबेंडेंट एनाइन in ECF, most abundant anion in ECF, which is the most abundant anion in ECF। ऑप्शन सुन लेना। ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन देगा सोडियम, पहला ऑप्शन क्या, सोडियम, दूसरा ऑप्शन क्या, पोटेशियम, तीसरे ऑप्शन की अगर अपन बात करें, तीसरा ऑप्शन क्या, HCO3 माइनस, चौथे ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो चौथा ऑप्शन जो देगा, डी जो देगा, उसकी अगर अपन बात करें दैट इज Cl माइनस, दैट इज Cl माइनस। अब बताओ, टिक करो इसके अंदर कि मोस्ट अबेंडेंट एनाइन इन ECF आपसे अगर पूछे तो क्या टिक करोगे, क्या करोगे, अपने को टिक करना है। जो सही जवाब इसका होगा दैट इज Cl माइनस। क्या होगा, Cl माइनस, Cl माइनस। ठीक है, फिर सवाल ये आता है कि सोडियम नहीं होगा क्या सर, कि सोडियम की कंसंट्रेशन तो इधर दे लिख रखी है 135 से 145, और Cl माइनस की तो 97 to 107 ही लिख रखी है, तो आंसर तो क्या होना चाहिए, सोडियम होना चाहिए। लेकिन भाई ध्यान दो, यहाँ पर क्या पूछा है, एनाइन पूछा है। क्या क्वेश्चन है, एनाइन पूछा है। और एनाइन का मतलब क्या, एनाइन का मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। क्या सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्या, सोडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, एनाइन की बात करें
तो दैट इज Cl माइनस। क्यों? क्योंकि HCO3 माइनस भी नेगेटिव चार्ज है, लेकिन HCO3 माइनस के ऊपर 22 से 28 मिलीक्यूलेंट पर लीटर कंसंट्रेशन होती है, और यहाँ पर Cl माइनस पे 97 to 107 मिलीक्यूलेंट पर लीटर इतनी कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रही है। तो Cl माइनस इज द मोस्ट अबेंडेंट एनाइन इन ECF। क्लियर बात है क्या? समझ गए क्या क्वेश्चन को? ये इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चलें। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बाद सेकंड पॉइंट पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट वन इज पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की एक बार बात कर लेते हैं। अच्छा, पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें तो पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसमें क्या समझ सकते हैं कि पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में समझ सकते हैं अपन कि पेशेंट आया हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर साहब को कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कुछ सिम्टम्स बता रहे हैं, और उन सिम्टम्स के आधार पर डॉक्टर साहब को क्या मिल जाता है? क्लू मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्लू, कि ये बीमारी इसके हो सकती है। उस हिसाब से वो क्या करवा सकता है? जांचें करवा सकता है। तो यही होती है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल का मतलब डिजीज, इसके अंदर कोई ना कोई हार्म हुआ है, ठीक है, डिजीज हुई है, तो पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। इसकी अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, दैट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स टोल्ड बाई पेशेंट, symptoms told by patient helps physician in getting clue about the diagnosis of disease, तो भाई जैसे जैसे सिम्टम्स बताएगा पेशेंट, जैसे जैसे सिम्टम्स बताएगा, उस आधार पर डॉक्टर साहब को क्या मिल जाएगा? क्लू मिल जाएगा कि इसको ये ऐसी ऐसी बीमारी हो सकती है। ठीक है, हम मान लो कोई पेशेंट अस्पताल में आया और आया ऐसे बोल रहा है कि भाई साहब मेरे तो ये नाखून वगैरह क्या हो गए? पीले हो गए। क्या हो गए? येलो येलो नजर आ रही, स्किन हो गई वो येलो येलो हो गई, ये बुखार हो रहा है। ठीक है, और डॉक्टर ने एग्जामिन किया, स्क्लेरा देखी, स्क्लेरा येलो देखने को मिल रही है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स क्या डिनोट कर रहे हैं कि भाई पर्सन को क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? जॉइंडिस हो सकता है। तो इसीलिए वो क्या करवा सकता है? डॉक्टर साहब जो होगा वो क्या करवा सकता है? जांचें करवा सकता है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जांचें करवा लेंगे, डायग्नोसिस अपन करवा सकते हैं। क्या क्या डायग्नोसिस? जैसे कि अगर बात करें, सीरम बिलिरुबिन का लेवल चेक कर लेंगे। सीरम बिलिरुबिन का लेवल ऐसे केस में क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। बाकी कई बार आया कंप्लेन करता है पेशेंट कि मेरे तो भाई साहब खून की उल्टियां हो रही हैं, खून की क्या हो रही हैं? उल्टियां हो रही है। तो फिर मेन समस्या क्या है? कोई जीआईटी के अंदर मेन समस्या है, कहीं ना कहीं जीआईटी से ब्लीडिंग का सोर्स देखने को मिल रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। या फिर बोल ले कि एनएस से क्या निकल रहा है? खून का पास आउट देखने को मिल रहा है। तो सारे के सारे जो है वो डॉक्टर साहब को जैसे जैसे सिम्टम बताएगा उसके आधार पर डायग्नोस करने के लिए क्या मिल जाएगा? क्लू मिल जाएगा कि ये ऐसी कुछ चीजें हो रही है, तो मैं ये जांचें करवा सकता हूँ, उससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये क्या है? ये बायोकेमिस्ट्री की मदद से पता चल रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के नाम से जानते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री की क्या है? पैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो थर्ड पॉइंट इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। क्या? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की अगर अपन बात करें तो क्या मतलब होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज का? कि न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं है, या न्यूट्रिशन की कमी आपको देखने को मिल रही है पेशेंट के अंदर। तो उसके अंदर भी बायोकेमिस्ट्री नॉर्मल रोल प्ले करेगी, क्योंकि किस कंसंट्रेशन के अंदर क्या चीज जानी चाहिए, किस कंसंट्रेशन में क्या चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, वो किसके माध्यम से पता चलेगा? वो पौधे को बायोकेमिस्ट्री के माध्यम से पता चलेगा। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल अपन समझते हैं इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, ध्यान रखना, विटामिन सी की अगर अपन बात करें, विटामिन सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? विटामिन सी की जरूरत पड़ती है। हाईलाइट करना, डालना इसके ऊपर एमसीक्यू। क्या डालना? एमसीक्यू डालना। विटामिन सी की अगर बात करें तो इस विटामिन सी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी अपन जानते हैं। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना कि ये इसके ऊपर डालना क्वेश्चन डालना इसके ऊपर कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज रेस्पॉन्सिबल होगा? विटामिन सी रेस्पॉन्सिबल होगा। और विटामिन सी ना ऑप्शन में देकर डायरेक्ट वो देता है लेमन दे देता है। कई बार क्या दे देता है? लेमन। कि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चीज चाहिएगी? आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए लेमन चाहिएगा, कि लेमन जो है वो इसके
आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। और अगर अपन बात करें इसके अंदर और पॉइंट पे चलते हैं, मान लो किसी में किसकी डेफिशिएंसी हो रखी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण क्या होगा, रिकेट्स। क्या होता है इसकी डेफिशिएंसी के कारण, रिकेट्स की कंडीशन देखने को मिलती है। अच्छा, विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, स्किन से रिलेटेड समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर बात करें स्कर्वी, अपन ध्यान रख सकते हैं, स्कर्वी आप लोगों को ध्यान रख सकते हो कि स्कर्वी आप लोगों को देखने को मिलेगी, स्किन से रिलेटेड समस्याएं विटामिन सी की डेफिशिएंसी के कारण आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक बात है क्या, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अच्छा, बचपन से अपन पढ़ते आए हैं, क्या पढ़ते आए हैं, अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए, तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण क्या हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें और एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, जैसे कि विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी डेफिशिएंसी हो जाए, विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी अगर हो जाए, तो विटामिन बी थ्री की अगर डेफिशिएंसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो इस कंडीशन में विटामिन बी थ्री को किस नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, विटामिन बी थ्री को नियासिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नियासिन के नाम से जानते हैं। और विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी अगर देखने को मिल रही है, तो इसके कारण एक कंडीशन डेवलप होती है, उस कंडीशन को अपन पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पेलेग्रा के नाम से जानते हैं। हाईलाइट करना, कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, पेलेग्रा किसके कारण होता है, विटामिन बी थ्री की डेफिशिएंसी के कारण ये चीज आपको देखने को मिलती है, पेलेग्रा। और पेलेग्रा के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको 3D साइन देखने को मिलता है। पेलेग्रा में क्या देखने को मिलता है, पेलेग्रा के अंदर 3D साइन देखने को मिलता है। सर ये 3D साइन क्या है, 3D साइन की अगर अपन बात करें तो 3D आएंगे भाई, क्या क्या, एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा डायरिया, एक तो देखने को मिलेगा डायरिया, पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, डायरिया। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, दूसरा देखने को मिलेगा डिमेंशिया। एक तो डायरिया, दूसरा क्या देखने को मिलता है, डिमेंशिया देखने को मिलता है। और तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा ध्यान रखना, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। तो डायरिया की कंडीशन देखने को मिलती है, डिमेंशिया की कंडीशन देखने को मिलती है, और डर्मेटाइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है। किसके अंदर, पेलेग्रा के अंदर 3D साइन के नाम से अपन इसको जानते हैं। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या। अच्छा, एक पॉइंट और अपन ने डिस्कस कर रखा है कि जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल है, स्टमक में कौन सी सेल, पेराइटल सेल है, वो पेराइटल सेल से क्या निकलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। पेराइटल सेल से क्या निकलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल। और विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन कहां से आपको देखने को मिलता है, विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन इलियम से आपको देखने को मिलता है। तो इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से निकलता है, क्वेश्चन ये होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर निकलता है पेराइटल सेल से। दूसरा क्वेश्चन कि इंट्रिंसिक फैक्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन बी12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कहां पर एब्जॉर्प्शन, कहां से एब्जॉर्प्शन होगा, इलियम से एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये पॉइंट अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखेंगे। और मान लो किसी पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर पेराइटल सेल क्या हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, मतलब ये फंक्शन नहीं कर रही, तो क्या इंट्रिंसिक फैक्टर निकलेगा, क्या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो क्या विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन होगा, क्या विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। और इसका एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज परनीशियस एनीमिया। क्या चीज डेवलप होती है, पेशेंट के अंदर परनीशियस एनीमिया की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दैट कंडीशन कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ परनीशियस एनीमिया। एम आई क्लियर और नॉट, बोलो भाई। ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ सकते हैं अपन, इनकी अपने को नॉर्मल कंसंट्रेशंस पता होनी चाहिए। अगर नॉर्मल कंसंट्रेशंस किसमें पता चलेंगी, बायोकेमिस्ट्री में पता चलेंगी। और अगर नहीं पता है अपने को तो अपन तो पता ही नहीं सकते, कम कंसंट्रेशन है, ज्यादा कंसंट्रेशन बता सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बता सकते। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में भी क्या, बायोकेमिस्ट्री। इसके बाद अपन चलते हैं हार्मोनल इंपॉर्टेंस के ऊपर चलते हैं, इस साइड बोर्ड की रफ कर देता हूं, ठीक है क्या। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज द हार्मोनल इंपॉर्टेंस। बढ़ो भाई आगे बढ़ो। हार्मोनल इंपॉर्टेंस, हार्मोन जो है क्या होते हैं, हार्मोन्स अपन ने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रखा है, तो बताओ हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स की अगर अपन बात करें तो दीज आर द केमिकल मैसेंजर्स। हार्मोन्स की अगर बात करें, हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि कहां से निकलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और बॉडी के फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो उनकी अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आ जाओ, दैट इज हार्मोनल, हार्मोनल इंपॉर्टेंस, दैट इज फोर्थ पॉइंट, दैट इज हार्मोनल इंपॉर्टेंस।
हार्मोनल इंपॉर्टेंस, हार्मोनल इंपॉर्टेंस की अपन बात कर लेते हैं। तो ये अपने को पता है डिफरेंट डिफरेंट जगह से डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। तो बायोकेमिस्ट्री जो हार्मोनल इंपॉर्टेंस के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होती है। जैसे कि एग्जांपल से समझ लेते हैं, भाई थायराइड हार्मोन्स है क्या, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स की अगर अपन बात करें, थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स की अगर अपन बात करें तो थायराइड हार्मोन्स क्या करता है, इसकी अगर अपन बात करें मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो उनको क्या कर देता है भाई, इंक्रीज कर देता है। तो थायराइड हार्मोन्स मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ये ध्यान रखना। अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल एक्सेस में आप लोगों को देखने को मिले तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी क्या हो जाएंगी, एक्सेस में देखने को मिलेगी। और अगर थायराइड हार्मोन्स का लेवल कम है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी क्या हो जाती हैं, कम हो जाती है। मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस बॉडी की बढ़ जाती है और हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कम हो जाती है। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें हाइपरथायरॉयडिज्म, किसकी बात करें, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या चीज देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो जाती है, इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि थायराइड हार्मोन्स का लेवल हाइपरथायरॉयडिज्म में एक्सेस देखने को मिलता है। बाकी हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर अपन बात करें, वेट की अगर अपन बात करें तो वेट आप लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म में लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन्स एक्सेस में प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहे हैं वो लिपिड का ब्रेक डाउन करते हैं, लाइपोलाइसिस करते हैं, लाइपोलाइसिस कारण वेट लॉस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस की कंडीशन आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन की कंडीशन देखने को मिलती है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है उसके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो ज्यादा है, बीएमआर बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसमें डाइट जो अपन देंगे एज ए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के तौर पर डाइट जो अपन इसके अंदर यूज करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, हाई कैलोरी डाइट यूज करेंगे। क्या, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा है, तो हाई कैलोरी डाइट क्या करेंगे अपन, प्रीफर करेंगे। तो ये पॉइंट कुछ ध्यान रख सकते हैं अपन। ये थायराइड हार्मोन्स के बारे में कुछ पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। और नॉर्मल पॉइंट की अपन बात करते हैं, जैसे कि और एग्जांपल लें तो एल्डोस्टेरोन का एक बार एग्जांपल लेते हैं। किसका एग्जांपल, एल्डोस्टेरोन का। ये वही एल्डोस्टेरोन है जो कहां से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की अपन बात करें और एल्डोस्टेरोन जो है ये कहां से निकल रहा है, एल्डोस्टेरोन ये निकल रहा है एड्रिनल ग्लैंड से। अब ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शन की अगर अपन बात करें तो फंक्शन क्या करता है भाई, ये फंक्शन करता है सोडियम एंड H2O रिटेंशन, सोडियम एंड H2O रिटेंशन, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाकी ये क्या काम करता है, ये K प्लस एंड H प्लस, K प्लस एंड H प्लस के लॉस को बढ़ा देता है, K प्लस एंड H प्लस के लॉस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो एल्डोस्टेरोन, और अगर ये कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या हो गया भाई, ये फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, किसी कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, कंडीशन होती है जिसको अपन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के नाम से जानते हैं, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इसके नाम से अपन जानते हैं। और प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब क्या, कि क्या चीज देखने को मिलेगी, एड्रिनल ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड वो क्या करने लग गई है, एड्रिनल ग्लैंड। ये हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का मतलब तो होगा एल्डोस्टेरोन का एक्सेस लेवल, और प्राइमरी का मतलब कहां पर हो रहा है, ये एड्रिनल ग्लैंड इसका ओरिजिन है। तो एड्रिनल ग्लैंड क्या कर रही है, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती है। और एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या चीज, एक्सेस एल्डोस्टेरोन देखने को मिल रहा है, एक्सेस एल्डोस्टेरोन। तो अगर एक्सेस एल्डोस्टेरोन देखने को मिल रहा है कि एल्डोस्टेरोन का प्रोडक्शन अगर बढ़ गया तो इसके जो फंक्शंस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। फंक्शंस क्या हो जाएंगे भाई, फंक्शंस भी इंक्रीज हो जाएंगे। क्या फंक्शंस होंगे, सोडियम और H2 का रिटेंशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साथ के अंदर पोटेशियम और H प्लस का लॉस है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कि पोटेशियम और H प्लस लॉस ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो देखने को मिल रहा है इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन जानते हैं ऑल्सो नोन एज कॉन सिंड्रोम। किस नाम से जानते हैं भाई, इसको कॉन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म इज ऑल्सो नोन एज कॉन सिंड्रोम। हमेशा ध्यान रखना कॉन सिंड्रोम क्या होता है। और कॉन सिंड्रोम के अंदर क्या चीज देखने को मिलेगी, अगर इसके फंक्शन बढ़ रहे हैं तो सोडियम और H2O का रिटेंशन देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट सोडियम एंड H2O का रिटेंशन। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया। अगर अपन बात करें पोटेशियम का लॉस देखने को मिल रहा है तो बॉडी के अंदर ब्लड में कंसंट्रेशन पोटेशियम की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। बाकी H प्लस के लॉस को भी बढ़ा रहा है तो बॉडी में H प्लस जो है उसकी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि H प्लस बाहर ज्यादा निकल रहे हैं तो बॉडी में H प्लस की कंसंट्रेशन की कमी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बॉडी के अंदर एल्कलाइन एनवायरनमेंट डेवलप होगा और उस कंडीशन को एल्कलोसिस के नाम से जानेंगे।
तो इस पेशेंट की अगर अपन बात करें कौन सिंड्रोम के अंदर सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा, साथ में हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस की कंडीशन आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट हार्मोनल इंपॉर्टेंस के बारे में अपन ध्यान रख रहे हैं। बाकी हार्मोन आप लोग बहुत सारे हार्मोन पढ़ते हो, तो किसी के बारे में कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, एज एन एग्जांपल आप कैसे भी समझा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चले एलएफटी, किसकी अपन बात कर सकते हैं? एलएफटी की अपन बात कर सकते हैं। एलएफटी फिफ्थ पॉइंट जो है वो एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट। भाई बायोकेमिस्ट्री में ये लीवर फंक्शन टेस्ट जो है इसकी भी इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? बिल्कुल है एलएफटी की। कैसे? अपने को पता चल जाता है कि नॉर्मल लीवर है या नहीं है, ये ध्यान रखना। जैसे कि अगर बात करें क्रोनिक एल्कोहलिज्म, क्रोनिक एल्कोहलिज्म, क्रोनिक एल्कोहलिज्म हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, हो सकता है ड्रग अब्यूज हो, क्या हो? ड्रग अब्यूज की कंडीशन देखने को मिले। तो इन कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा लीवर पेरेन्काइमा डैमेज। क्या देखने को मिलता है? लीवर पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा का मतलब होता है दैट इज द फंक्शनल पार्ट। कोई भी ऑर्गन है उसमें पेरेन्काइमा शब्द यूज कर रहे हैं तो मतलब उस ऑर्गन के फंक्शनल पार्ट की अपन बात कर रहे हैं। तो लीवर पेरेन्काइमा क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म का केस हो गया, ड्रग अब्यूज का केस हो गया, क्योंकि सारी चीज मेटाबोलाइज कहां पर हो रही है? लीवर के अंदर मेटाबोलाइज हो रही है। तो उसके कारण लीवर पेरेन्काइमा की अगर अपन बात करें, लीवर के फंक्शनल पार्ट की बात करें, वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। और अगर अपन बात करें लगभग मोर देन 70% अगर पेरेन्काइमा डैमेज हो जाए, मोर देन 70% पार्ट अगर डैमेज हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एलएफटी जो है एलएफटी एबनॉर्मल देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब हो सकता है कि 70% से कम अगर डैमेज है हेपेटोसाइट्स, तो उस कंडीशन में नॉर्मल एलएफटी आपको देखने को मिले। लेकिन इससे ज्यादा अगर डेवलप होगा, इससे ज्यादा अगर डैमेज होगा, तो उस कंडीशन के अंदर एलएफटी जो होगा वो क्या होगा? वो एबनॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, क्या ध्यान रखना। अच्छा, एलएफटी के लिए क्या करते हैं भाई? सिंपल बात, ब्लड सैंपल को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और उसमें कुछ नॉर्मल लेवल्स अपन क्या करते हैं? चेक करते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, उधर चलते हैं वापस एक बार इसके ऊपर, एलएफटी के लिए समझने के लिए। एलएफटी में अपन क्या क्या चीजें देखते हैं? ठीक है, एलएफटी की अगर अपन बात करें तो समझना ध्यानपूर्वक बात। अपन टेस्ट करवाते हैं, आपने नाम सुना होगा एएसटी एएलटी, एएसटी एंड एएलटी, इनका आपने नाम सुना होगा, इनकी अपन बात एक बार कर रहे हैं। ठीक है, चलो सुनना ध्यानपूर्वक बात सुनना। एक अपन टेस्ट करते हैं दैट इज नोन एज एएसटी, एएसटी, एएसटी। एएसटी की अगर अपन बात करें, इसको अपन बोलते हैं दैट इज नोन एज एस्पार्टेट, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। इसको किस नाम से जानते हैं? इसको एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज के नाम से जानते हैं, एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। अच्छा, इसका एक नाम और है, इसको अपन जानते हैं एसजीओटी के नाम से। और एसजीओटी का मतलब क्या? दैट इज सीरम, सीरम ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसअमीनेज, ट्रांसअमीनेज, ट्रांसअमीनेज। तो सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसअमीनेज, ये पॉइंट क्या कर सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं। इसी का दूसरा नाम है, तो एएसटी बोल दो या फिर एसजीओटी बोल दो। तो डिफरेंट डिफरेंट क्या कर सकते हैं इसमें टेस्ट अपन करते हैं। अच्छा, इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी आपको देखने को मिलती है? इसकी अगर अपन बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो देखने को मिलती है दैट इज 8 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 8 to 40 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, इतनी देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें और टेस्ट करवाते हैं दैट इज नोन एज एएलटी। एएलटी की अगर बात करें तो एएलटी दैट इज नोन एज एलेनिन ट्रांसअमीनेज, दैट इज नोन एज एलेनिन ट्रांसअमीनेज, एलेनिन ट्रांसअमीनेज। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको अपन एसजीपीटी के नाम से जानते हैं, दैट इज सीरम ग्लूटामेट, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट, पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, पायरुवेट ट्रांसअमीनेज, पायरुवेट ट्रांसअमीनेज। और इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है वो होती है 8 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, 8 to 56 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं? इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं अपन। ठीक है, अच्छा, अगर लीवर डैमेज होगा, क्या होगा? लीवर डैमेज। तो लीवर डैमेज की अगर अपन बात करें, लीवर डैमेज, लीवर डैमेज बोले तो हिपेटोसाइट्स अगर डैमेज हो गई, तो उस कंडीशन के अंदर एएसटी का लेवल भी एलिवेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है और एएलटी का लेवल भी एलिवेटेड आपको देखने को मिलता है। ये दोनों की अगर अपन बात करें, ये मार्कर्स होते हैं। क्या होते हैं? मार्कर्स होते हैं। एक ऐसे एंजाइम्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो
डैमेज लीवर है, डैमेज लीवर पेरेन्काइमा वहां से निकलते हैं। और इन दोनों की भी अगर बात करें, इन दोनों में से एक अगर कंसिडर करना पड़े जो कि लीवर डिजीज के लिए या लीवर डैमेज के लिए स्पेसिफिक इंडिकेटर है, वो है एसजीपीटी। तो ध्यान रखना, इट इज द स्पेसिफिक इंडिकेटर, इज द स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ लीवर डैमेज, स्पेसिफिक इंडिकेटर ऑफ लीवर डैमेज। लीवर डैमेज का स्पेसिफिक इंडिकेटर कौन है भाई साहब? एसजीपीटी है। और ध्यान रखना, इसकी जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है, इससे 100 गुना तक ज्यादा आप लोगों को कंसंट्रेशन देखने को मिल सकती है लीवर डैमेज के अंदर, ये ध्यान रख सकते हो। बाकी क्या एसजीओटी का भी कंसंट्रेशन बढ़ती है? एसजीओटी की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई आप लोगों को देखने को मिलती है, लेकिन ध्यान रखना ये इसको स्पेसिफिक मार्कर या स्पेसिफिक इंडिकेटर अपन कंसिडर नहीं करते, क्योंकि एसजीओटी जो है, एसजीओटी अगर अपन बात करें एक्यूट एमआई का केस जो है, किसकी बात करें? एक्यूट एमआई का केस जो है, एक्यूट एमआई का केस, उसमें भी आप लोगों को जो एसजीओटी का लेवल है वो क्या देखने को मिल सकता है? एलिवेटेड देखने को मिल सकता है। लेकिन सिर्फ लीवर डैमेज के लिए अगर अपन बात करेंगे तो लीवर डैमेज के लिए एसजीपीटी जो है उसको अपन स्पेसिफिक इंडिकेटर कंसीडर करेंगे, क्योंकि लीवर डैमेज के अंदर इसका लेवल बढ़ता है। बाकी एसजीओटी जो है, एसजीओटी या एएसटी जो है, ये और भी बीमारियों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि एक्यूट एमआई या फिर हार्ट अटैक की अपन बात करें, उसके अंदर उसका लेवल बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अगर लीवर डैमेज है और उसके अंदर एसजीओटी बढ़ा हुआ है, लीवर डैमेज है, एसजीओटी बढ़ा हुआ है, तो अपन देखो ब्लड टेस्ट से ये तो नहीं कह सकते कि लीवर के कारण ही ये चीज बढ़ी हुई है, क्योंकि एसजीओटी तो हो सकता है एक्यूट एमआई हुआ हो किसी को, उसके कारण बढ़ गया हो। जो ज्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर जो कंसीडर करते हैं वो है एसजीपीटी, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। बाकी इसकी अगर अपन बात करें, इसके अंदर अपन और भी बहुत सारे टेस्ट अपन करते हैं, क्योंकि अपन एलएफटी अलग से अपन पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो वो पॉइंट अपन क्या करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे। जब अपन एलएफटी पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा डिटेल अपन पढ़ने वाले हैं। बाकी एक दो चीजें और अपन ध्यान रख सकते हैं, दैट इज जैसे कि बात करें सीरम टोटल बिलीरुबिन, सीरम टोटल बिलीरुबिन। सीरम टोटल बिलीरुबिन की अगर अपन बात करें, ये कितना आप लोगों को देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है दैट इज 0.2 टू 1.0 mg पर डीएल, दैट इज द सीरम टोटल बिलीरुबिन। ये इतना आप लोगों को देखने को मिलता है, 0.2 से 1.0 mg पर डीएल, इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या ध्यान रखेंगे अपन? ध्यान रख सकते हैं, एक होता है दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। क्या होता है? एक जो होता है उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट बिलीरुबिन, इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन को अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 0.2 से 0.8 mg पर डीएल। कितना? 0.2 से 0.8 mg पर डीएल आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन है, जो कि वाटर नॉट सोल्यूबल होता है। ये वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की अपन बात करने हैं, ठीक है क्या? इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, जो बिलीरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, वो कॉन्जुगेट कहां पर होता है? वो लीवर में जाकर ग्लूकोर्निक एसिड उसके साथ मिलता है, तो लीवर में जाकर जब कॉन्जुगेट होता है, लीवर में क्या है, उसके साथ ग्लूकोर्निक एसिड कंबाइन होता है, फिर क्या होता है? कॉन्जुगेटेड होता है। कंडीशन कौन सी? अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, डायरेक्ट बिलीरुबिन, एक लेवल और होता है दैट इज नोन एज डायरेक्ट बिलीरुबिन। डायरेक्ट बिलीरुबिन की अगर अपन बात करें, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको अपन जानते हैं कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, इस नाम से जानते हैं उसको, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन के नाम से जानते हैं। और इसकी कंसंट्रेशन 0.1 से 0.3 mg पर डीएल, इतनी आप लोगों को देखने को मिलती है। 0.1 से 0.3 mg पर डीएल आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये नॉर्मल कंसंट्रेशन अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर बात है क्या? बोलो, एलएफटी तक हो गया, इतनी बातें क्लियर है क्या? थोड़ा कुछ पॉइंट और अपन इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि अगर मान लो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, किसका लेवल बढ़ रहा है? अनकॉन्जुगेटेड। इधर अपन ने लिखा अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल अगर एलिवेटेड आपको देखने को मिल रहा है, तो किस चीज को डिनोट करेगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल एलिवेटेड अगर देखने को मिल रहा है, ये डिनोट करेगा प्री हेपेटिक जॉन्डिस। किसको डिनोट करता है? ये प्री हेपेटिक जॉन्डिस, प्री हेपेटिक जॉन्डिस को डिनोट करता है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस अपन पढ़ेंगे, अपन क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे प्री हेपेटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट अगर बात करें, मान लो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाए, इसका लेवल बढ़ जाए, कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो ये किसको डिनोट करता है? ये डिनोट करता है दैट इज पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। किसको डिनोट करता है? ये पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस को डिनोट करता है कि इट मींस कि पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस हुआ है, या पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस बोल दो या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोल दो। क्या बोल दो? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस।
क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल अगर एलिवेटेड देखने को मिलता है तो उसके कारण क्या होता है, जॉइंटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अच्छा, ऐसा भी पेशेंट आपके पास में आएगा जिसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड और साथ के अंदर कॉन्जुगेटेड, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों का लेवल एलिवेटेड देखने को मिले, तो उस कंडीशन के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है, उस पेशेंट के अंदर हिपैटिक जॉइंटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। कौन सा जॉइंटिस? हिपैटिक जॉइंटिस अपन बोलते हैं, तो हिपैटिक जॉइंटिस का कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। ठीक बात है क्या? तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। बाकी अपन हीमोलाइसिस पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। उस हीमोलाइसिस के अंदर अपन पढ़ेंगे कि बिलिरुबिन कैसे बनता है, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होता है, ये सारे पॉइंट अपन वहां पर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, आरएफटी पे चल लेते हैं अपन। आरएफटी पे जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, आरएफटी पे अपन चलते हैं, ठीक है, ओके। चलो भाई आगे बढ़ो। आरएफटी, अगर आरएफटी की बात करें मतलब अपन किडनी का टेस्ट कर रहे हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट अपन कर रहे हैं, तो रीनल फंक्शन टेस्ट करवा लेते हैं। चलो भाई करें स्टार्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट, ये 6th पॉइंट हो गया अपना। 6th पॉइंट की अगर अपन बात करें दैट इज आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। अब रीनल फंक्शन टेस्ट की अगर अपन बात करें तो रीनल फंक्शन टेस्ट में एक तो अपन करवा सकते हैं भाई यूरिन एनालिसिस। क्या करवा सकते हैं? यूरिन एनालिसिस अपन करवा सकते हैं। यूरिन एनालिसिस करवाया कि यूरिन कलेक्ट करवाया, और यूरिन कलेक्ट करवा के अपन ने क्या करा, चेक किया, यूरिन एनालिसिस करा, ठीक है। उसके बारे में देखा क्या क्या चीज चेक करी। अगर अपन बात करें यूरिन की क्या पीएच देखने को मिल रही है, यूरिन की क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी है। नेक्स्ट अगर बात करें कैसा कलर देखने को मिल रहा है, कैसी कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी कैसी है, उसके अंदर कोई पस तो नहीं है, कोई पस तो नहीं है, कोई ब्लड सेल्स तो उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है, यूरिन एनालिसिस। बाकी आरएफटी की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना, ब्लड से भी सैंपल अपन ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? ब्लड से सैंपल अपन ले सकते हैं। और ब्लड से सैंपल लेंगे तो उसके अंदर अपन क्या कर चेक करते हैं, तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं, और अगर अपन बात करें एक चीज चेक करते हैं दैट इज नोन एज सीरम क्रिएटिनिन। क्या चेक करते हैं? सीरम क्रिएटिनिन। तो एक तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और एक सीरम क्रिएटिनिन। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बात करें, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन कितनी देखने को मिलती है, इसकी कंसंट्रेशन होती है दैट इज 10 to 20 mg पर डीएल। 10 से 20 mg पर डीएल नॉर्मल कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। सीरम क्रिएटिनिन की अगर अपन बात करें, इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन मेल में जो आपको देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है 0.6 से 1.2 mg पर डीएल, ठीक है। बाकी फीमेल्स की अगर अपन बात करें, फीमेल्स में देखने को मिलती है 0.5 से 1.1 mg पर डीएल सीरम क्रिएटिनिन। इतनी कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर किडनी डैमेज है, क्या है, रीनल फेलियर की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। किसकी कंडीशन? रीनल फेलियर की कंडीशन देखने को मिल रही है, किडनी डैमेज की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो उसके अंदर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और सीरम क्रिएटिनिन इनका लेवल क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों को एलिवेटेड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एलिवेटेड देखने को मिलेगा। लेकिन रीनल फेलियर में जो ज्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर जो अपन कंसिडर करते हैं, वो ज्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर कौन सा है, दैट इज सीरम क्रिएटिनिन। जो बढ़ा हुआ सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो रीनल फेलियर के लिए क्या है, वो ज्यादा स्पेसिफिक इंडिकेटर है, क्योंकि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और भी कंडीशंस के अंदर क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन सीरम क्रिएटिनिन का लेवल अगर एलिवेटेड है, ब्लड में सीरम क्रिएटिनिन का लेवल अगर एलिवेटेड है, दैट विल इंडिकेट रीनल फेलियर। क्यों चीज आपको देखने को मिलती है? किडनी जो है, किडनी का क्या काम है? किडनी का काम है भाई साहब जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, किडनी का क्या काम? किडनी की अगर बात करें तो किडनी का काम है जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका एक्सक्रीशन करना। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उनका क्या करना है, एक्सक्रीशन करना है। मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन करना। ड्रग्स वगैरह हो गए, टॉक्सिन्स वगैरह हो गए, उन सब का क्या करना है, एक्सक्रीशन करना। ये नॉर्मल काम है इसका, किडनी का। अब किडनी अगर खराब हो गई तो किडनी क्या नॉर्मल फंक्शन कर पाएगी? क्या किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगी। अगर किडनी खराब हो गई, किडनी डैमेज हो गई, तो क्या एक्सक्रीशन हो पाएगा? क्या एक्सक्रीशन भी बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और एक्सक्रीशन अगर नहीं हो पा रहा तो फिर ये ब्लड यूरिया नाइट्रोजन या सीरम क्रिएटिनिन क्या ये बाहर निकलेंगे? क्या बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होंगे। तो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो बढ़ा हुआ है ये क्या इंडिकेट करेगा? ये रीनल फेलियर को इंडिकेट करेगा। ये पॉइंट क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन ध्यान रख सकते हैं, ठीक बात है क्या। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो 7th पॉइंट जो अपन पढ़ते हैं दैट इज ब्लड टेस्ट। दैट टेस्ट इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट अपन करवाते हैं भाई बायोकेमिस्ट्री की मदद से। ब्लड टेस्ट, अच्छा ब्लड टेस्ट की अगर अपन बात करें, जैसे ब्लड टेस्ट की अगर बात करें, सीबीसी करवा ली। क्या करवा ली? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लिया।
नेक्स्ट अगर बात करें टीएलसी, बोले तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवा लिया, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करवा लिया, ये सारी चीजें अपन करवा सकते हैं। और अगर अपन बात करें, एक टेस्ट होता है जिसको अपन हीमोग्लोबिन A1C के नाम से जानते हैं, हीमोग्लोबिन A1C। हीमोग्लोबिन A1C की अगर बात करें तो दैट इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। और क्या चीज करवा सकते हैं भाई, करवा सकते हैं हीमेटोक्रिट। क्या करवा सकते हैं, हीमेटोक्रिट। और ये सारी चीजें अपन किसकी मदद से कर पा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री की मदद से कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने को नॉलेज है, इनके नॉर्मल वैल्यूज वगैरह की नॉलेज है। जैसे कि अगर बात करें आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, अपने को पता है कि आरबीसी जो है 4.5 से 5.5 मिलियन मिलियन पर MM³ आप लोगों को देखने को मिलती है, नॉर्मल है, ये अपने को पता है। ठीक है, अगर कम आप लोगों को देखने को मिलती है, हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई, आरबीसी कम देखने को मिली, उस कंडीशन को एनीमिया के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से, एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की अपन बात कर सकते हैं, WBC अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसकी अगर अपन बात करें, जैसे कि 4000 दैट इज लगभग 4000 से लगभग अपन 10,000 के समथिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इतनी नॉर्मल कंसंट्रेशन आप लोगों को देखने को मिलती है। बाकी अगर बात करें प्लेटलेट्स, किसकी बात कर सकते हैं, प्लेटलेट्स की अपन बात कर सकते हैं। प्लेटलेट्स की अगर अपन बात करें तो प्लेटलेट्स कितनी अगर अपन कंसिडर करें तो दैट इज 1.50, दैट इज 1.5 लाख। कितनी हो गई, 1.5 लाख के समथिंग आप लोगों को देखने को मिली। फिर शॉर्ट के अंदर लिख देता हूं, दैट इज 1.5 लाख, 1.5 लैक्स टू कितनी लैख, कितने समथिंग कितनी, दैट इज अराउंड 4 लैक्स। इतनी आप लोगों को जो देखने को मिलती है पोटेशियम की, ये प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स इनकी क्या होती है, नॉर्मल कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स का काउंट अगर कम हो जाए तो ब्लीडिंग की संभावना ही देखने को मिलती है, और प्लेटलेट का अगर काउंट कम हो जाए तो उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जानते हैं, ब्लीडिंग होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है उसके अंदर। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। WBC का लेवल एलिवेट अगर हो रहा है तो वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा भाई इन्फेक्शन का केस हो सकता है कि इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो गए। तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन क्या ध्यान रख सकते हैं, इसके बारे में बायोकेमिस्ट्री में ध्यान रख सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें कि बायोकेमिस्ट्री की अदर इंपॉर्टेंस क्या है, 8th पॉइंट की अगर बात करें अदर इंपॉर्टेंस, तो अदर इंपॉर्टेंस क्या है भाई बायोकेमिस्ट्री की। अदर इंपॉर्टेंस की अगर अपन बात करें तो पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं क्या, कि पहला पॉइंट तो ध्यान रखना कि बायोकेमिस्ट्री की मदद से अपन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्रोटीन लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन्स, मिनरल्स इनकी क्या कर लेते हैं, स्टडी अपन कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इनकी क्या कर लेते हैं अपन, स्टडी कर लेते हैं। इनके बारे में अपने को पता चल जाता है। बाकी अगर अपन बात करें, बायोकेमिस्ट्री जो है वो स्किल ऑफ नर्स को इंप्रूव करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। स्किल ऑफ नर्स को क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो इट विल इंप्रूव द स्किल ऑफ नर्स। ये क्या कर सकते हैं अपन, पॉइंट इसमें ध्यान रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंस के बारे में अपन ने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। तो अपन ने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री डिस्कस करा, और साथ के अंदर अपन ने इंपॉर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री आज की क्लास में डिस्कस कर लिया है। नॉर्मल अपन ने बेसिक्स अपन ने इसके बारे में डिस्कस करे, फिर अपन लेक्चर्स को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसके अंदर बहुत सारे डिटेल के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।